एपिसोड 308 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग की सेकंड प्रिंसेस के साथ शादी हो जाती है और शादी होने के बाद प्रिंसेस उसे अपनी छोटी दुनिया के अंदर से बाहर फेंक देती है और कहती है अब तुम्हारे बैंक के मसले को मैं खुद ही निपटा लूंगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और मिंग बेचारा अपनी शादी होने के फौरन बाद ही उसकी छोटी दुनिया से बाहर निकल जाता है, जबकि उसी वक्त वहाँ पर रियल प्रिंसेस भी आती है। यहाँ पर मिंग की शादी जिस लड़की के साथ हुई है वो रियल प्रिंसेस का एक क्लोन है। जैसा की मैंने आपको कहा था कि हो सकता है ये क्लोन हो, तो वाकई में ये क्लोन ही है। तो रियल प्रिंसेस उसके सामने अपीयर होने के बाद उस प्रिंसेस से कहती है अब जबकि तुमने इसके साथ शादी कर ली है और ये तुम्हारा हस्बैंड है, यानी कि ये मेरा हस्बैंड है, तो तुम्हें इसके साथ अच्छे से पेश आना होगा। क्लोन प्रिंसेस उसे कहती है मैं तो तुम्हारा सिर्फ एक क्लोन हूँ जिसको तुमने अपनी बॉडी से अलग कर दिया हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के दरमियान में अभी भी कोई रिलेशन बचा है जो तुम यहाँ पर मुझसे ये बात करने के लिए चली आई हो? तुम्हें हमेशा से ही पावर की तलाश थी और तुम हमेशा से यहाँ पर पावर के पीछे रही हो। तुम्हें अल्टीमेट पावर चाहिए और इसी वजह से तुमने मुझे अपनी बॉडी से अलग कर दिया, क्योंकि मुझे प्यार की तलाश है, मैं अपना सच्चा प्यार ढूंढ रही हूँ। इसी वजह से मैंने इस लड़के से शादी की है, इसलिए मेरा और इस लड़के का तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। सेकंड प्रिंसेस उसे कहती है ठीक है, इस बारे में भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ इस तरह की बात की है, लेकिन अब जबकि तुमने उस लड़के के साथ शादी कर ली है तो उस लड़के के साथ शादी करने की वजह से मेरा भी उस लड़के के साथ एक ताल्लुक जुड़ चुका है, क्योंकि अब वो लड़का किंग लॉन्ग डायनेस्टी का दामाद है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़के के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आओ। अगर तुम वाकई में उससे प्यार करती हो तो प्यार के साथ उसके साथ पेश आना। और ऊपर से ये वाला लड़का बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे भी इस लड़के की मदद की जरूरत पड़ेगी। क्लोन प्रिंसेस उसे कहती है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपने हस्बैंड को किस तरह ट्रीट करना है, वो मेरा हस्बैंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए तो मैंने उसके साथ शादी की है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसे किस तरह ट्रीट किया जाए। रियल प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है और फिर साथ ही वहाँ से गायब हो जाती है, जबकि क्लोन प्रिंसेस वहीं पर खड़ी रह जाती है। तो नेक्स्ट सीन लेजेंडरी हॉल का दिखाया जाता है। तो मिंग वहाँ पर शादी करने के बाद लेजेंडरी हॉल में वापस आ गया है, जहाँ पर मास्टर होंग उसका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। मास्टर होंग उसे कहते हैं तो क्या बना, क्या तुमने वहाँ पर हमारी सेकंड प्रिंसेस को हरा दिया? मिंग हंसते हुए कहता हाँ मैंने सेकंड प्रिंसेस को हरा दिया है। मास्टर होंग उसे कहते हैं मैंने तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ लिया, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुमने जरूर उसको हरा दिया होगा। अब तुम्हें और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर रेस्ट करो, लगता है कि तुम काफी ज्यादा थके हुए हो। मिंग मास्टर होंग को बाय बोलने के बाद वापस की तरफ चल पड़ता है और कहता है अब तक जो कुछ भी हुआ है मुझे लगता है कि मैं किसी सपने से अभी जाकर उठा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ रियल नहीं लगता। मैं तो वहाँ पर अपने बैंक के लिए बॉस से पैसे मांगने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ पर सेकंड प्रिंसेस के साथ अचानक मेरी शादी हो जाएगी। मिंग कहता है जैसा कि मास्टर होंग ने कहा है कि मुझे वापस जाकर आराम करना चाहिए, अब मैं सीधा अपने रूम में जाता हूँ और जाकर आराम करता हूँ और साथ ही इस बारे में सोचता हूँ कि बैंक के मसले को कैसे हल करना है। तो नेक्स्ट सीन ड्रैगन मास्टर का दिखाया जाता है, यानी कि ड्रैगन होली लैंड का। ड्रैगन मास्टर अपने रूम में बैठे होते हैं, उसी वक्त उन्हें महसूस होता है जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल शख्स आया है। तो प्रिंसेस उसके सामने अपीयर होती है, वो उसे देखते ही जल्दी से झुक जाता है और कहता है सेकंड प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि सेकंड प्रिंसेस को खुद यहाँ पर आना पड़ा? सेकंड प्रिंसेस अपने पास से एक रिंग निकालती है और ड्रैगन मास्टर की तरफ फेंकते हुए कहती है मुझे पता है कि ये मिंग ने तुमसे 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स लिए थे, मैं वही मार्शल गार्ड कॉइन्स तुम्हें वापस करने के लिए आई हूँ। इस रिंग के अंदर ना सिर्फ तुम्हारे 5 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स हैं, बल्कि उसके अलावा पूरे 100 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स हैं। वो सारे मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस कर रही हूँ, क्योंकि अब मिंग हमारी डायनेस्टी का दामाद बन चुका है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, इसी वजह से अब उसे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। ड्रैगन मास्टर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं प्रिंसेस आपकी इस बात का क्या मतलब है? वो डायनेस्टी का दामाद बन चुका है, क्या वाकई में आपने उसके साथ शादी कर ली है? प्रिंसेस उसे कहती है हाँ मैंने उसके साथ शादी कर ली है और अब वो मेरा हस्बैंड है, इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरा हस्बैंड अब जबकि किंग लॉन्ग डायनेस्टी का दामाद है तो वो एक बहुत ही अमीर फिगर है, उसका स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है, वो ऐसे किसी से पैसे उधार नहीं ले सकता। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया कि हमारी डायनेस्टी के दामाद ने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो ये तो बात बहुत ही बुरी होगी और वो लोग हमारे पर हंसेंगे। ड्रैगन मास्टर से कहते हैं प्रिंसेस लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैंने मिंग को पैसे उधार नहीं दिए थे, बल्कि मैंने पैसे उसके शेयर खरीदने के बदले दिए थे। मैंने उसकी मदद की थी ताकि वो फ्यूचर में जब उसका बैंक उसको वापस मिल जाएगा तो हर महीने वो होने वाले प्रॉफिट में से 30% मुझे दिया करेगा। प्रिंसेस भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। ड्रैगन मास्टर सोच रहे होते हैं ये प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा होशियार है, ये यहाँ पर मेरे 5 ट्रिलियन मार्शल कॉइन्स को वापस कर रही है, इस तरह तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। इसने मुझे सिर्फ साथ 100 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। मुझे पता है कि मिंग का बैंक बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला है, जब तक उसका बैंक चलता रहेगा तब तक मुझे 30% मिलता रहेगा, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि प्रिंसेस के ये वाले पैसे वापस ना
लूं। ड्रैगन मास्टर प्रिंसेस से कहते हैं, प्रिंसेस आपको मेरी बात को समझना पड़ेगा, ये पैसे उसने उधार नहीं लिए बल्कि मैं उसके साथ बिजनेस कर रहा हूँ। मुझे 30% बैंक में से चाहिए, इसलिए आप इन पैसों को वापस रख सकती हैं। ड्रैगन मास्टर सोच रहे होते हैं, अब जबकि मुझे पता है कि उसको मेरे 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे 30% देगा और मैं 30% लेकर रहूंगा। सेकंड प्रिंसेस ड्रैगन मास्टर से कहती है, तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, अब तुम्हें पता भी है कि उसकी बैक स्पॉट में मैं हूँ और उसे पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपना 30% लेना चाहते हो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस मेरे हस्बैंड को उधार देकर तुम उससे 30% ले सकते हो? तुम्हें पता भी है कि बैंक का बिजनेस कितना बड़ा है और हर महीने का 30% बहुत ज्यादा बनता है। ड्रैगन मास्टर उसकी बात सुनने के बाद हंसते हुए कहते हैं, प्रिंसेस आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 30% बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके हस्बैंड यानी कि मिंग ने मेरे साथ वादा किया है, उसने मेरे साथ ये बिजनेस डील की थी और मुझे नहीं लगता कि किंग लॉन्ग डायनेस्टी का दामाद अपने किए हुए वादे को तोड़ेगा। ये तो बहुत ही बुरी बात होगी। साथ ही ड्रैगन मास्टर सोच रहे होते हैं, अब जबकि उसके बैंक की बैक स्पॉट में किंग लॉन्ग डायनेस्टी है, तो मिंग का ये छोटा सा बैंक सिर्फ जिनजैंग सेक्टर का बैंक नहीं रहेगा बल्कि पूरी की पूरी किंग लॉन्ग डायनेस्टी का बैंक बन जाएगा और इससे हर महीने 30% तो 5 ट्रिलियन जुआन से भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेकंड प्रिंसेस ड्रैगन मास्टर से कहती है, अब जबकि तुम्हें पता है कि मिंग मेरा हस्बैंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका बैंक भी मेरा हुआ, यानी हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी हुआ। हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। मिंग अब कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकता है। इससे पहले कि वो किसी के साथ डील करे उसे मुझसे पहले बात करना पड़ेगी। अब जबकि मेरे हस्बैंड ने पहले से तुम्हें 30% देने का वादा किया था, तो मैं जहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें चेंज करूंगी। हम लोग तुम्हारे इस 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस को रख लेते हैं, बदले में तुम्हें सिर्फ 20% ही मिला करेगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इससे ज्यादा चाहिए तो मैं तुम्हारे उस प्रॉमिस को यहीं पर तोड़ दूंगी और तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। ड्रैगन मास्टर उसकी बात सुनने के बाद उसकी रिंग को वापस कर देते हैं और कहते हैं, ठीक है मुझे 20% भी चलेगा। और वो साथ ही सोच रहे होते हैं 20% भी बहुत ज्यादा है। सेकंड प्रिंसेस उससे कहती है, ड्रैगन मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हैं, जबकि आपने यहाँ पर सिर्फ जुबानी ये बात कही है तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ। वो अपने पास से डॉक्यूमेंट्स निकालती है और ड्रैगन मास्टर से कहती है, इसके ऊपर अपने ब्लड के साथ अपनी स्टैंप लगाओ ताकि ये सबूत रहे कि तुमने हमारे साथ यहाँ पर 20% की डील की है। ड्रैगन मास्टर कहते हैं, प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा होशियार है, इसको तो बिजनेस की बहुत ही अच्छे से समझ है, ये तो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आई है। तो ड्रैगन मास्टर अपने ब्लड के साथ उसके ऊपर अंगूठा लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन हमारे मिंग का दिखाया जाता है। मिंग अपने रूम में वापस आने के बाद आराम से लेटा होता है। मिंग कहता है, मुझे लगता है कि मेरी फैंगजी यानी कि सेकंड प्रिंसेस वो अभी तक ड्रैगन मास्टर के पास चली गई होगी, क्योंकि उसने कहा था कि वो बैंक के सारे मसले को खुद ही संभाल लेगी। मिंग अभी वहीं पर लेटा होता है कि उसी वक्त उसके दरवाजे पे नॉक होती है। मिंग कहता है, कौन है, अंदर आ जाओ। तो एक नौकरानी अंदर आती है। वो मिंग से आकर कहती है, मैं यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस के कहने पर आपसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है। उस नौकरानी के हाथ में एक रिंग होती है। वो मिंग के सामने करते हुए कहती है, एल्डर प्रिंसेस ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया और उसके साथ जो एक रिंग है, उसने कहा है कि वो ड्रैगन होली मास्टर के पास गई थी और उसके साथ जाकर उसने सारे बिजनेस डील को पहले से ज्यादा बेहतर बना दिया है। यानी कि उनसे आपने जो 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस लिए थे वो अब आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही आपने उनके साथ जो 30% का वादा किया था उन्होंने उसको भी कम करके सिर्फ 20% कर दिया है। इसके अलावा डोंकी अकेडमी वालों ने भी आपको 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस देने का वादा किया है और वो भी इसी रिंग के अंदर है। हर महीने उनको भी 20% दिया जाएगा, जबकि प्रिंसेस ने खुद भी आपको 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस दिए हैं और प्रिंसेस को भी हर महीने 20% मिला करेगा। और उन सभी के अंगूठा लगे हुए पेपर्स इसी रिंग के अंदर मौजूद हैं, यानी कि इस रिंग के अंदर टोटल 15 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस हैं और साथ में 3 पेपर्स भी हैं। तो मिंग उस नौकरानी के हाथ से वो रिंग ले लेता है और काफी ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है, फैंगजी इसको तो काफी अच्छे से बिजनेस डील करना आती है, उसने यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही कम समय में 15 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस का बंदोबस्त कर लिया और मुझे ये सारे वापस भी नहीं करने पड़ेंगे, और ऊपर से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर रेडी हैं। वो नौकरानी मिंग से कहती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मैसेज भी है। प्रिंसेस ने कहा है कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, 6 महीने तक आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आपको हमारी किंग लॉन्ग डायनेस्टी में वापस आना होगा, क्योंकि एम्परर वापस आने वाले हैं। 6 महीने के बाद वो कोर्ट में वापस आएंगे, तब हम दोनों वहाँ पर एक साथ जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ बनकर। मिंग उसे कहता है, ठीक है मैं इस बात को याद रखूंगा। मिंग अभी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, वैसे तो ओरिजिनली मेरा प्लान ये था कि मैं सारी पार्टी से 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस लूंगा और बदले में उन्हें 30% डिविडेंड दूंगा, लेकिन प्रिंसेस की वजह से मुझे सिर्फ 20% देना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर 15 मार्शल गार्ड कॉइंस मिल चुके हैं। मिंग कहता है, अब जबकि मेरे पास 15 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस हैं, तो अब मैं बड़ी ही आसानी के साथ अपने बैंक को वापस हासिल कर लूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 308 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 309 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग के हाथ में पूरे 15 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स लग चुके हैं। मिंग कहता है अब इन 15 मार्शल गार्ड कॉइन्स की मदद से मैं अपने बैंक को आसानी से वापस हासिल कर सकता हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में मिंग अपने जिनजैंग सेक्टर में वापस जाता है। वो अपने जिनजैंग सेक्टर के चर्च में जाता है जहाँ पर उसके तीनों एल्डर्स होते हैं, दोनों कार्डिनल्स, साथ में जिनजैंग सेक्टर के लीडर भी होते हैं। तो मिंग उन सभी के सामने झुकते हुए उन सभी को रिस्पेक्ट देता है। वहाँ पर कार्डिनल हान होते हैं, कार्डिनल फा होते हैं और उसके साथ जिनजैंग चर्च के लीडर होते हैं। जिनजैंग चर्च के लीडर मिंग को देखकर उसे कहते हैं, लड़के तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट कर रहे हो। सिर्फ कुछ ही सालों में तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। मिंग उनसे कहता है, नहीं नहीं, आपने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मेरी कल्टीवेशन इतनी भी नहीं बढ़ी, मैं तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का गुरु बना हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कार्डिनल हान मिंग से कहती है, क्या तुम मेरे स्टूडेंट जियान के बारे में मुझे बताना चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कार्डिनल स्टूडेंट तुम्हारे सामने बेकार है? मिंग उनसे कहता है, कार्डिनल हान, हाँ मुझे पता है कि आपका स्टूडेंट मेरे सामने बेकार है क्योंकि उसने मेरे बैंक के ऊपर कब्जा किया था और इसकी कीमतों से चुकाना पड़ी। शुक्र करें कि मैंने सिर्फ उसको अपाहिज बनाया है, उसको जान से नहीं मारा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। ये तो आपकी वजह से है कि मैंने आपकी इज्जत रखते हुए उसको जान से नहीं मारा। कार्डिनल हान उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे स्टूडेंट के बारे में इस तरह बात करने की? मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और वो अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच लगाते हैं। कार्डिनल हान क्योंकि मार्शल आर्ट्स के गार्ड हैं, इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उनके सामने मिंग बड़े ही आराम से खड़ा होता है। वो वहीं पर अपने एक स्पेशल एम्यूलेट को यूज करता है। वो एक ऐसा चार्म होता है जो कि मार्शल आर्ट्स के गार्ड के भी एक ब्लो को बर्दाश्त कर सकता है। मिंग अपने उस चार्म की मदद से कार्डिनल हान के अटैक को अवॉइड कर लेता है। कार्डिनल हान और कार्डिनल फाज ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो एक जिनजैंग एम्यूलेट है। मिंग कहता है, कार्डिनल हान, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप जिनजैंग चर्च के लीडर के सामने जहाँ पर चर्च में खड़े होकर मेरे ऊपर अटैक करेंगे। आपकी वजह से मुझे अपना इतना ज्यादा कीमती एम्यूलेट जाया करना पड़ा आपके अटैक से बचने के लिए। तो कार्डिनल हान जल्दी से फिर से अपनी जिनजैंग बॉम्ब को बनाते हैं और कहते हैं, अब तुम इस बार नहीं बच पाओगे। ये वैसा ही स्पिरिट बॉम्ब है जैसे कि मास्टर जी ने बनाया था। कार्डिनल हान जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं उसी वक्त मिंग के पास से लिटिल कियांग बाहर निकल आता है। लिटिल कियांग जल्दी से एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है क्योंकि ड्रैगन फॉर्म में वो भी एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड के बराबर होता है। सामने आकर अपने मुंह से अपनी फायर को निकालते हुए उनसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की? तुमने मेरे मास्टर पर अटैक किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। कार्डिनल हान भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर किसी बाहर वाले को लेकर आने की? लिटिल कियांग भी उसे गाली देते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर अपने मास्टर के साथ आया हूँ और अगर कोई भी मेरे मास्टर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। तो यहाँ पर जिनजैंग चर्च के लीडर आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं, तुम सभी को एक दूसरे पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग शांत हो जाओ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। उन दोनों को फाइट से रोक देते हैं और कहते हैं, चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं। और वो मिंग से भी कहते हैं, तुम भी अपने ड्रैगन को वापस ले लो। तो मिंग उनकी बात सुनने के बाद ड्रैगन को वापस ले लेता है। तो मिंग लीडर से कहता है, मैं यहाँ पर आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों ने वादा किया था कि हर महीने बैंक के प्रॉफिट में से 30% दिया जाएगा। मेरी सैलरी अभी तक आप लोगों ने मुझे दी नहीं, क्या आप लोग मुझे मेरी सैलरी देने वाले हैं या नहीं? कार्डिनल फाव से कहते हैं, नहीं, अब तुम्हें इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। हमारे पास अभी जो कुछ भी टैलेंट है वो सारे का सारा हमारे जिनजैंग सेक्टर का सिखाया हुआ है। ये बैंक हमने बनाने में तुम्हारी हेल्प की थी क्योंकि तुम्हारा ये बैंक जिनजैंग सेक्टर के अंडर आता है, इसलिए हम लोग इस बात के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है कि तुम्हें हर महीने 30% शेयर दे। तुम इस लायक नहीं हो। ऊपर से सिटी ऑफ नाइट, वो तो पहले से जिनजैंग सेक्टर का एक हिस्सा बन चुका है। अगर वो हमारा हिस्सा है तो हम लोग सिटी ऑफ नाइट भी तुम्हें क्यों देंगे? मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तो मास्टर हान, मास्टर फा, आप लोगों को लगता है कि ये सिटी अब आप लोगों का हो गया है? ये बैंक जिसको बनाने में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बैंक का कारोबार मैंने चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत की और इसको इतना बड़ा बनाया और बदले में मैंने सिर्फ आपसे 30% शेयर मांगा था, लेकिन आप लोग मेरे सब के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। और साथ ही मिंग जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, आप सभी लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जिनजैंग सेक्टर के लीडर भी मिंग की ये वाली हरकत देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। क्या है इस बच्चे का मसला, क्या है ये यहाँ पर इस तरह हंस क्यों रहा है? कार्डिनल फाव से कहते हैं, मिंग मैं तुम्हें यहाँ पर यही मशवरा दूंगा कि चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब एक ड्रैगन के बलबूते पर तुम हमसे नहीं जीत सकते और एम्यूलेट को तो तुम पहले ही यूज कर चुके हो। मिंग उनसे कहता है, ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सिर्फ एक ड्रैगन के बेहाव पर तुम लोगों से नहीं जीत सकता क्योंकि तुम सभी लोग मार्शल आर्ट्स के गार्ड हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बात तो सुननी चाहिए। इस बैंक
बैंक की डेवलपमेंट और इसको बनाने में मैंने अपना बहुत सारा पैसा लगाया है, मेरे बहुत सारी मेहनत लगी है। आप लोगों को मुझे इसकी कीमत तो चुकानी चाहिए, आपको मुझे कंपनसेट करना चाहिए, इसके बाद आप मेरे बैंक को अपने पास रख सकते हैं। कार्डिनल हान उसे कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात ठीक है कि हमें तुम्हें इसके लिए कंपनसेट करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरे स्टूडेंट को डिस्ट्रॉय किया है, तो दोबारा से कभी भी एक्टिवेट नहीं कर सकता, इसी वजह से तुम्हारी कंपनसेशन भी खत्म कर दी जाती है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। किंग जल्दी से अपने पास एक स्पेशल चार्म निकालता है और उनसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर बोली करने की, क्योंकि मेरे मास्टर इस वक्त अपनी कल्टीवेशन करने के लिए सेक्युलेशन में चले गए हैं, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो। उनसे कहता है, मेरे हाथ में ये स्पेशल चार्म देख रहे हो, ये एक ऐसा टेलिस्मन है जो कि मास्टर ने अपनी रिट्रीट में जाने से पहले मुझे दिया था। उन्होंने कहा था अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो इसको एक्टिवेट कर देना। मेरे मास्टर अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे, और जरा सोचो अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर तुम लोगों का क्या होगा, क्योंकि मास्टर को अपनी रिट्रीट को छोड़कर यहाँ पर आना पड़ेगा। अपनी हाफ कल्टीवेशन से उठकर वो यहाँ पर आएंगे। मुझे बताओ कि तुम में से कौन कौन उनके सामने टिक पाएगा। वो तीनों ही उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कार्डिनल फा और कार्डिनल हान सोच रहे होते हैं, मास्टर जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब वो एक मार्शल आर्ट्स के सेज हुआ करते थे, यानी सेठ हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सेंट राम में रहते हुए बहुत सारे मार्शल गार्ड्स को मारा है, और यहाँ तक कि अपनी सेंट राम में रहते हुए वो यहाँ के कार्डिनल एल्डर बन गए थे, तो मार्शल आर्ट्स के गार्ड बन चुके हैं। हम तीनों मिलकर भी उसको नहीं संभाल पाएंगे, वो हम तीनों को मार डालेगा। तो लीडर जल्दी से मिंग से कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितनी ज्यादा कंपनसेशन चाहिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें कंपनसेट करने के लिए। मिंग उनसे कहता है, मुझे इस बैंक के बारे में अच्छी तरह से पता है, मुझे पता है कि हर साल तुम्हें यहाँ से ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस का मुनाफा होता है, और इस प्रॉफिट में से तुम लोग मुझे थोड़ा सा हिस्सा तो दे ही सकते हो। मुझे सिर्फ तुमसे 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस चाहिए, और इसके बाद ये सारा बैंक तुम्हारा हो जाएगा। कार्डिनल हान उसे कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, हम तुम्हें 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बैंक का सालाना प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं है कि हम तुम्हें इतना ज्यादा दे दें। तुम पागल तो नहीं हो गए। उसे कहता है, कार्डिनल हान क्या आपको लगता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, इस बैंक को मैंने बनाया था, और वहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितने भी एल्डर्स थे वो सारे मेरे थे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हर महीने एक बैंक में से कितना ज्यादा मुनाफा इकट्ठा होता है। 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस तो आप एक महीने में कमा सकते हैं। मुझे ये भी पता है कि आप लोग अकाउंट्स में फेक रकम दर्ज करते हैं, जबकि असली का प्रॉफिट तो आप लोग पहले से हजम कर जाते हैं। आप तीनों एल्डर्स उस सभी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में आप लोगों ने जो एंट्री की हुई है वो बहुत ज्यादा कम है। आप यहाँ पर करप्शन कर रहे हैं, इसलिए मेरे सामने ये गरीब होने का नाटक तो बिल्कुल भी मत करो कि तुम्हारा बैंक इतना ज्यादा कमा नहीं रहा। पिंक जल्दी से फिर से अपने एम्यूलेट को निकाल लेता है और उनसे कहता है, अगर तुम लोग नहीं मानने वाले, मुझे 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस नहीं दोगे, फिर मैं अपने मास्टर को बुलाने वाला हूँ, वो खुद ही आकर तुम लोगों से ये सब कुछ हिसाब बराबर कर लेंगे। लीडर उसे कहते हैं, जरा रुको रुको, हमारी बात सुनो, ठीक है हम लोग तुम्हारी शर्त को मानने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि ये रकम काफी ज्यादा बड़ी है। 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस इकट्ठा करने के लिए कुछ दिनों का वक्त चाहिए होगा। एक बार हम लोगों ने 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस तुम्हें दे दिए तो उसके बाद तुम्हें सिटी ऑफ नाइट हमारे हवाले करना होगा, तुम्हें लिख कर देना होगा। मिंग उनसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें पूरे 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन के बाद अगर तुम लोग वो पैसा लेकर मेरे पास नहीं आए तो फिर मैं अपने चार्म को एक्टिवेट करूंगा और अपने मास्टर जी को बुला लूंगा। फिर मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ पर आऊंगा और तुम लोगों से आकर 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस भी लूंगा और अपना बैंक भी वापस ले लूंगा। इतना कहकर मिंग वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। मिंग के वहाँ से जाने के बाद कार्डिनल हान लीडर से कहते हैं, लीडर तुमने इसे यहीं पर क्यों नहीं मार दिया, तीनों मिलकर इसको मार सकते थे, ड्रैगन के साथ ये अपने आप को नहीं बचा सकता। कार्डिनल फाव से कहते हैं, लीडर 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन एक बहुत बड़ी रकम है, क्या हम वाकई में इसको देने वाले हैं। लीडर उन दोनों से कहते हैं, इस लड़के को यहाँ पर मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 10 साल के बाद या फिर कुछ अर्सा के बाद मास्टर जी वापस तो आएंगे, वापस आने के बाद वो हमें मार सकते हैं, इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। मुझे लगता है कि 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन की रकम कोई बड़ी रकम नहीं है, अगर वाकई में ये लड़का बैंक हमें दे देगा तो हम इतनी रकम तो बहुत ही जल्दी कमा लेंगे। मुझे लगता है कि ये इतना घाटे का सौदा नहीं है, हम इससे ये पैसा दे देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस देकर हमें कोई नुकसान होने वाला है। वैसे भी तो हमने ये सारा पैसा उसी के बैंक से कमाया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 309 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 310 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने जिनजेंग चर्च में वापस जाता है और वहां पर जाने के बाद कार्डिनल हान और कार्डिनल फा साथ ही अपने जिनजेंग सेक्टर के लीडर को उनको वहां पर वो धमकी देकर वापस आता है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें मिंग के 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस देने होंगे, वरना वो अपने मास्टर जी को सेक्युलेशन से वापस बुला लेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में मिंग का सीन दिखाते हैं। मिंग अपनी किंगलॉन्ग डायनेस्टी में वापस जाता है अपने दोस्तों के पास और उनसे
उनसे कहता है मेरे प्लान का पहला पड़ाव बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। वो लोग इतने ज्यादा डर गए हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन के अंदर अंदर मेरे लिए 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस का बंदोबस्त कर लिया है। इनके पास रिंग होती है जिस रिंग के अंदर उसके लीडर ने उसे 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस भेजे होते हैं। मिंग उनसे कहता है ये सभी लोग तो मेरे मास्टर जी से बहुत ज्यादा डरते हैं। यान मिंग काफी ज्यादा गुस्सा होती है और मिंग से कहती है ब्रदर मिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे बैंक की कीमत इससे बहुत ज्यादा है, तुम सिर्फ 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस लेकर अपना बैंक उनका हवाले कैसे कर सकते हो। मुझे ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। उन लोगों ने हमें लूट लिया, हमारा बैंक हमसे छीन लिया, अब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस से नया बैंक ओपन करेंगे? मिंग उसे कहता है नहीं, हम लोग नया बैंक ओपन क्यों करेंगे जबकि हम लोग पुराना बैंक ही वापस हासिल कर सकते हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपना बैंक उनके हवाले करने वाला हूँ? मिंग जान जान से पूछता है जान जान जब तुमने बैंक को छोड़ा था उस वक्त वहाँ के अकाउंट डिपार्टमेंट की क्या हालत थी, यानी कि वहाँ पर बैंक के अंदर कितना पैसा था और कितना डिपॉजिट था। जान जान उसे सारी बात बताती है। वो उसे कहती है बैंक की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बैंक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1 ट्रिलियन डिपॉजिट्स मौजूद थे और उनकी लिमिट भी सिर्फ 1 से 2 साल की थी, जबकि बैंक ने जो कर्जे दिए हुए हैं वो टोटल 10 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस के हैं और इस सब में से जो रिटर्न होने वाली अमाउंट है वो 3 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस से ज्यादा नहीं हो सकती। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि उन्होंने जो मुझे 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस दिए हैं वो सारे के सारे उन्होंने बैंक के अंदर से दिए हैं। अगर उन्होंने बैंक का पैसा इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब बहुत ही जल्दी हम लोग उनको बैंकरप्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे बैंक के अंदर काफी कम पैसा है क्योंकि उन्होंने 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस बैंक के अंदर से निकाल लिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ब्रदर शीहैन उसे कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, हम लोग उनकी हेल्प क्यों करेंगे, जरा मुझे डिटेल में इस बात को एक्सप्लेन करो। मिंग अपने पास से वो रिंग्स निकालता है जिन रिंग्स के अंदर 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस है, यानी कि हर रिंग के अंदर 5 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस है। वो तीनों को एक एक रिंग देता है और कहता है हम लोग अपने ही बैंक के अंदर टोटल 20 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम लोग ये सारा पैसा एक ही साथ वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें सारे का सारा पैसा बैंक में रखवाना है, लेकिन तुम्हें ये दूसरे लोगों से करवाना होगा। थोड़ा थोड़ा पैसा करके सभी लोगों के जरिए से उस बैंक में अपने पैसे को इकट्ठा करवाओ। ब्रदर शीहैन उसे कहता है लेकिन इससे क्या होगा। जान जान मिंग की बात को समझ आती है और मिंग से कहती है लगता है कि तुम उनको बहुत ही बुरी तरह से मारना चाहते हो। मिंग उसे कहता है जान जान तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, वाकई में तुमने बिजनेस की पढ़ाई की है, तुमने तो जल्दी से समझ लिया कि मैं उन सभी के साथ क्या करने वाला हूँ। साथ ही मिंग उनसे कहता है चलो ठीक है मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम सभी लोगों को डिटेल बताता हूँ। मिंग यहाँ पर उन सभी को डिटेल बताता है लेकिन हमें नहीं बताता। तो नेक्स्ट सीन वो अपना किंगलॉन्ग डायनेस्टी का दिखाता है, यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस और उसके साथ साथ ड्रैगन मास्टर भी वहीं पर होते हैं। मिंग वहाँ पर जाकर उन सभी के सामने भी अपने प्लान को एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरह इस बैंक को वापस हासिल करने वाला है और किस तरह अपने पैसे को बैंक के अंदर इन्वेस्ट करेगा। दूसरी तरफ कार्डिनल हान और कार्डिनल फा वो दोनों जो कि मिंग से बदला लेना चाहते हैं और मिंग को मारना चाहते हैं, लेकिन अचानक से जब मिंग ने अपने पैसे को बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो वो लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो मिंग एक साथ वो सारा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, इसी वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि उनका बैंक बहुत ही अच्छे से चल रहा है और उनके पास काफी सारा पैसा आ रहा है। लेकिन लीडर को अभी भी इस बात पर थोड़ा बहुत शक था, उन्हें लगता है कि उन्होंने मिंग के साथ काफी कुछ गलत किया है और साथ ही उन्हें इस बात पर भी शक है कि मिंग के बैंक को छोड़ जाने के बाद अचानक से बैंक के अंदर इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आना शुरू हो गया है। इसी वजह से वो कार्डिनल हान और कार्डिनल फा से काफी ज्यादा अलग रह रहे हैं। तो नेक्स्ट सीन 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। मिंग अपने रूम में बैठा अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग कहता है मेरे इस बैंक वाले प्लान को कामयाब होने के लिए पूरे 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के बाद ये बैंक वापस मेरा हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए, मुझे अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ाना है। मिंग अभी वहीं पर बैठा अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के बारे में सोच रहा होता है कि उसी वक्त का डिसाइपल उसके सामने आता है और मिंग से कहता है मिंग कहीं तुम मेरे मिशन को भूल तो नहीं गए, तुम्हें अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि लॉन्ग शाओपाई वाला मिशन अभी भी कंटिन्यू है और तुमने उसको कंप्लीट नहीं किया। मिंग से कहता है लॉन्ग शाओपाई तो अपनी सेक्युलेशन में है, वो अपनी फैमिली से 2 साल के लिए अलग है, तो फिर मुझे वहाँ पर जाकर अब क्या करना है, मुझे बताओ कि अब क्या हुआ है। गार्ड डिसाइपल उसे कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा यानी लॉन्ग शाओपाई के ग्रैंडपा के ऊपर किसी ने अटैक किया है और वो बहुत ज्यादा जख्मी है और बहुत ही जल्दी वो मरने वाला है और उसे कोई भी नहीं बचा सकता। वक्त वो फैमिली बहुत ही बुरी हालत में है, यानी कि वहाँ पर फैमिली के हेड की पोजीशन के लिए फाइट चल रही है और अगर तुम वहाँ पर जल्दी से नहीं जाते बात काफी ज्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी लॉन्ग फैमिली में वापस चले जाओ और अपनी लॉन्ग शाओपाई की आइडेंटिटी कर लो। मिंग उसे कहता है ग्रैंडपा तो मार्शल आर्ट्स के गार्ड है और काफी ज्यादा पावरफुल है, तो फिर उसके ऊपर किसने अटैक किया होगा, आखिर ऐसा कौन पावरफुल दुश्मन है। गार्ड डिसाइपल उसे कहता है मैंने इस बारे में अभी तक क्लियरली डिटेल के साथ इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इसी वजह से मुझे नहीं पता, ये सब कुछ तुम्हें वहीं पर जाकर पता चल सकता है, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा की सोर्स ऑफ स्पिरिट और साथ में सोल भी काफी ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए मुझे नहीं
नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर पाएंगे, वो मरने वाले हैं। मिंग कहता है चलो फिर ठीक है मैं वहीं पर जाता हूँ। तो मिंग जल्दी से अपनी लॉन्गजिया फैमिली में चला जाता है। तो वहीं पर उसके अंकल को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वहीं पर चक्कर लगा रहे होते हैं और वो कहते हैं पता नहीं ये बच्चा कहाँ पर चला गया है। ग्रैंडपा मरने से पहले लांग शाओपाई को देखना चाहती है। उसी वक्त शाओपाई वहाँ पर एंटर होता है, यानी कि हमारा मिंग एंटर होता है। ऐसे मिंग वहाँ पर आता है। ग्रैंडपा से कहते हैं शाओपाई तुम कहाँ पर थे, पता नहीं तुम कहाँ चले जाते हो, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें देखना चाहते हैं। जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं मेरे साथ आओ, तुम्हारे ग्रैंडपा आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं। तो अंकल शाओपाई को उसका हाथ पकड़कर सीधा उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ पर उसके ग्रैंडपा जख्मी हालत में पड़े होते हैं। वो काफी ज्यादा बीमार हैं। बाकी के सारे एल्डर्स भी वहीं पर होते हैं। जैसे शाओपाई वहाँ पर आता है वो रोते हुए अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आपके साथ ये सब कुछ किसने किया है। ग्रैंडपा शाओपाई को वहाँ पर देखने के बाद बाकी सभी से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने पोते से अकेले में बात करनी है। शाओपाई भागता हुआ अपने ग्रैंडपा के पास चला जाता है। ग्रैंडपा से कहते हैं शाओपाई तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। हमारा मिंग यानी कि शाओपाई आगे से रोना शुरू कर देता और कहता है ग्रैंडपा मुझे उसका नाम बताओ, ये आपके साथ किसने किया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका बदला लूंगा। ग्रैंडपा से कहते हैं बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि कोई आम सा मार्शल आर्ट्स का वॉरियर मुझे इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो भी एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड है और तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मेरे मरने के बाद मेरा बदला लेने के बारे में सोचना ही मत, जब तक तुम इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाओ कि तुम मुझसे बदला लेने के काबिल ना हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाए। मिंग रोते हुए ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे जो ड्रैगन डुअल टेक्निक दी थी मैंने उसको 11th लेवल तक मास्टर कर लिया है और साथ ही अब मेरे पास एक रियल ड्रैगन की बॉडी है, मैं रियल ड्रैगन में चेंज हो सकता हूँ। इसलिए अब मुझे किसी का भी डर नहीं है, चाहे कोई मार्शल आर्ट्स का गार्ड ही क्यों ना हो। ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम्हारे पास एक रियल ड्रैगन की बॉडी है। और साथ ही वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, मेरी लॉन्ग फैमिली में से किसी बंदे के पास रियल ड्रैगन की बॉडी होगी। तुम तो वाकई में एक रियल ड्रैगन बन गए हो, इसका मतलब अब मैं आराम से यहाँ से इस दुनिया से जा सकता हूँ, तुम मेरी फैमिली को संभालने के लायक हो। फिर साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं शाओपाई ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई थी, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने के लिए गई होगी। शाओपाई उनसे कहता है कहीं ये सब कुछ डी जियोंग ने तो नहीं किया। अगर आपको डी जियोंग भूल चुका है तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। डी जियोंग जो कि यहाँ का एम्परर था सिटी का, उसके बेटे की शादी होने वाली थी शाओपाई की मॉम के साथ, लेकिन शाओपाई की मॉम उसके शादी करने से पहले किसी और बंदे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। इसी वजह से उन्होंने अपने सारे तोहफे भी वापस ले लिए थे और साथ ही शाओपाई की मॉम को सजा सुनाई थी। हालांकि उन्होंने तो इसको मारने का कहा था, लेकिन शाओपाई के ग्रैंडफादर ने अपनी बेटी को कैद कर लिया था। ग्रैंडपा शाओपाई से कहते हैं ये सब कुछ कैंगवेंग डी जियोंग ने किया है। उसे इस बारे में पता चल गया है कि हमने तुम्हारी माँ को अभी तक मारा नहीं बल्कि उसे कैद करके रखा हुआ था। इस वजह से उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए मेरे ऊपर अटैक किया, उसने स्नीक अटैक किया। इसी वजह से मैं उसके अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सका, ना वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। शाओपाई और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता और ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मैं इस कैंगवेंग डी जियोंग को नहीं छोड़ने वाला। ग्रैंडपा से कहते हैं बच्चे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, जो लोग भी यहाँ पर आते हैं उन सभी को एक दिन मरना होता है, सभी लोग मरते हैं और मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं किया, मैं अब वो नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम करोगे। हालांकि हमारी लॉन्ग फैमिली के पोजीशन को हासिल करने के लिए बहुत सारे एल्डर्स हैं और बहुत सारे डायरेक्ट सन्स हैं, लेकिन तुम मेरे ग्रैंडसन हो, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली के नए हेड बनो। हालांकि बाकी के सभी इस फैसले को अपोज करेंगे, लेकिन तुम्हें ये अपने ग्रैंडपा के लिए करना होगा, तुम इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो। किंग भी उनकी बात सुनने के बाद रोते हुए कहता है लेकिन मैं इस फैमिली का लीडर कैसे बन सकता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 310 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 311 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग लांग शाओपाई की आइडेंटिटी लेने के बाद अपनी लांग फैमिली में वापस चला जाता है, तो जहां पर उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा बीमार हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी ने अटैक किया था और ग्रैंडपा यहाँ पर लेटे लेटे अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। और यहीं पर लेटे लेटे अपने पोते शाओपाई से कहते हैं, यानी कि हमारे हीरो मिंग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली के अगले हेड तुम बनो। यहाँ पर हमारी फैमिली में ऐसा लाइक कोई भी नहीं है जो कि हमारी फैमिली को लीड कर सके, क्योंकि तुम्हारे पास अब रियल ड्रैगन की बॉडी भी है। मिंग आगे से ग्रैंडपा से कहता है लेकिन ग्रैंडपा हमारी फैमिली में काफी सारे एल्डर्स हैं, आपको नहीं लगता कि वो सारे के सारे रेजिस्ट करेंगे अगर आप मुझे यहाँ पर फैमिली का हेड बना देंगे। जहाँ पर एपिसोड का एंड हुआ था, तो इस एपिसोड की शुरुआत में मिंग ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा अभी मेरे अंकल भी तो जिंदा है, मेरे अंकल मार्शल आर्ट्स के सेंट है, वो इस गद्दी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, उन्हें फैमिली का लीडर बना दिया जाए। मैं फैमिली का लीडर बनने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स का गुरु हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा। ग्रैंडपा से कहते हैं तुम्हारी बात
बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारे अंकल मार्शल आर्ट्स के सेंट हैं। तुम चाहो तो अपनी पूरी आर्मी को उसके कंट्रोल में दे सकते हो, वो वार कर सकते हैं, किसी के साथ जंग पर अपनी आर्मी को लीड कर सकते हैं, लेकिन फैमिली का लीडर बनने के लायक नहीं है। अगर तुम चाहो, जब तक तुम एक मार्शल आर्ट्स के गॉड नहीं बन जाते तब तक तुम्हारे अंकल इस फैमिली को लीड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें इस गद्दी से हटना होगा। मैंने इस फैमिली के सारे एल्डर्स के साथ पहले से एक सोल ओथ ले ली है, यानी कि मैंने उनसे पक्का वादा ले लिया है, वो सभी लोग अपने वादे से फिर नहीं सकते। तो तुम एक मार्शल आर्ट्स के गॉड बन जाओगे, उसके बाद वो सभी लोग तुम्हें अपनी फैमिली का लीडर जरूर मानेंगे। मिंग भी ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है इन्होंने उनके साथ एक सोल ओथ ली है, यानी कि एक बहुत ही पक्का वादा। का मतलब तो यह है कि ग्रैंडपा वाकई में शाओ बाई को अपनी फैमिली का लीडर बनाना चाहते हैं। ग्रैंडपा इतनी बात करने के बाद खांसना शुरू कर देते हैं और उनके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मिंग उनसे कहता है ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? ग्रैंडपा के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो अपने पास से अपनी रिंग निकालते हैं और मिंग को देते हुए कहते हैं इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। वैसे तो मैं इसमें से तुम्हें कुछ कुछ करके देना चाहता था, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है, और साथ ही मैं इन सारी की सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स को तुम्हें मास्टर करते हुए देख नहीं पाऊंगा। फिर रिंग उनके हाथ में होती है कि उसी वक्त वो रिंग उनके हाथ से नीचे गिर जाती है और ग्रैंडपा की आंखें साथ ही बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर शाओ पाई के ग्रैंडपा मर चुके हैं। हालांकि जी हमारे हीरो मिंग के ग्रैंडपा नहीं है, लेकिन मिंग इनको एक बहुत ही अच्छा इंसान मानता है और अपना ग्रैंडपा मानता है। इसी वजह से मिंग यहाँ पर काफी ज्यादा उदास है। यहाँ पर मिंग वाकई में रोना शुरू कर देता है। इसी वक्त उसके अंकल और बाकी के एल्डर्स भी भागते हुए अंदर आ जाते हैं। वो सारे भी रो रहे होते हैं अपने लीडर की मौत पर, और साथ में उनके ग्रैंडपा भी हैं। तो मिंग ग्रैंडपा की गिराई हुई उस रिंग को उठा लेता है और फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है। साथ ही मिंग गुस्से के साथ कहता है कैंग वैंग डीजियोंग, तुम बस इस बात का इंतजार करो, आज या कल तुम्हारी मौत तो मेरे हाथ से ही होगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने मेरे ग्रैंडपा की जान ली है। तुम्हारा नेक्स्ट सीन 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। ये लोग अभी तक ग्रैंडपा के फ्यूनरल ही कर रहे हैं। 7 दिन के बाद ये सभी लोग ग्रैंडपा की कब्र पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर अगरबत्तियाँ रखते हैं और सभी लोग वहीं पर खड़े होते हैं, जबकि शाओ बाई भी वहीं पर खड़ा होता है। शाओ बाई के अंकल उसे कहते हैं शाओ बाई तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, फ्यूनरल की सारी जिम्मेदारियाँ मैं खुद ही संभाल लूंगा। तुम्हारे ग्रैंडपा तो अब मर चुके हैं, वो वापस नहीं आने वाले, तुम जाओ और जाकर रेस्ट कर लो, पिछले 7 दिन से तुम सोए भी नहीं। इसी वक्त जहाँ पर एक और एल्डर की एंट्री होती है। तो ये एल्डर अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एल्डर का नाम एल्डर मो है और ये स्वर्णपूल होली लैंड के एक एल्डर है, जिनकी बेटी का शाओ बाई के साथ चक्कर चल रहा था, और इसी वजह से ये यहाँ पर ग्रैंडपा से बात करने के लिए आए थे और दोनों एक ही नतीजे पर पहुँचे थे। एल्डर मो की बेटी की शादी शाओ बाई के साथ होगी, तब ये फैमिली का लीडर बन जाएगा। तो एल्डर मो अपनी बेटी को अपने साथ ही लेकर यहाँ पर आते हैं। वो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर कौन आया है। मिंग जल्दी से उनके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है एल्डर मो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? और साथ ही वो सोच रहा था पता नहीं ये यहाँ पर किस लिए आ गया है और अपने साथ जो लड़की को लेकर आया है। शाओ बाई की मेमोरीज में ये वही लड़की है जिसके साथ शाओ बाई ने कुछ गलत कर दिया था। गलत का मतलब यानी कि ये दोनों होटल के रूम में पकड़े गए थे। एल्डर मोहन से कहते हैं मुझे पता चला है कि ग्रैंडफादर चले गए, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सभी के सामने अफसोस का इजहार करने के लिए, क्योंकि मैं यहीं पास से गुजर रहा था। साथ ही वो शाओ बाई से कहते हैं शाओ बाई मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं देखा और जरा देखो तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी बढ़ चुकी है, तुम तो अपने मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल तक पहुँच चुके हो। ये बात तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। अंकल आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं एल्डर मो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर सिर्फ अफसोस करने के लिए आए हैं, क्या यहाँ पर आने का आपका कोई और भी मकसद है? एल्डर मो से कहते हैं हाँ मेरा यहाँ पर आने का एक और मकसद भी है। शाओ बाई को इस बारे में अच्छी तरह से पता है, शायद तुम्हें इस बारे में ना पता हो। शाओ बाई के ग्रैंडफादर के सामने ये बात हुई थी, क्योंकि शाओ बाई मेरी बेटी को पसंद करता है और इसी वजह से इसके ग्रैंडफादर ने इन दोनों की शादी तय की थी। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि इन दोनों की शादी की तैयारियां करनी है। अंकल एल्डर मो से कहते हैं एल्डर मो ये बात आप भी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर दुख में हैं, हम लोग यहाँ पर अपने फादर का फ्यूनरल मना रहे हैं और आप यहाँ पर शादी की बात कर रहे हैं। ये वक्त शादी की बात करने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि ये जानबूझकर यहाँ पर इस वक्त आया है क्योंकि इसे पता है कि फादर के जाने के बाद लॉन्ग फैमिली में काफी सारे रिसोर्सेज हैं जिनको ये यूज कर सकता है। ये बात भी सच हो सकती है कि शाओ बाई और इसकी बेटी की शादी की बात की गई हो, लेकिन अगर ये यहाँ पर शाओ बाई को सपोर्ट करेगा तो फैमिली के काफी सारे रिसोर्सेज इसको चले जाएंगे, क्योंकि शाओ बाई हमारी फैमिली का लीडर बनने वाला है। एल्डर मो भी उसकी बात को समझते हुए कहते हैं चले ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ, मुझे पता है ये वक्त ठीक नहीं है इसलिए मैं बाद में फिर से आऊंगा। फिर साथ ही एल्डर मो शाओ बाई से कहते हैं शाओ बाई क्या तुम मेरी स्वर्ड पूल को ज्वाइन करना चाहोगे? मैं तुम्हें ऑफर करना चाहता हूँ, हमारे स्वर्ड पूल होली लैंड को ज्वाइन कर लो और हमारे साथ चलो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मैंने स्वर्ड पूल होली लैंड को ज्वाइन करने का नहीं सोचा कि वहाँ पर इतने रिसोर्सेज नहीं है। लॉन्ग डायनेस्टी और इसके अलावा ट्रू ड्रैगन होली लैंड उनके पास तो काफी सारे रिसोर्सेज है, आखिर मुझे स्वर्ड पूल होली लैंड से क्या मिलेगा, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। एल्डर मो से कहते हैं तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें
तुम्हें बताता हूँ कि वहाँ पर तुम्हें क्या मिल सकता है, क्योंकि तुम एक बहुत ही जीनियस लड़के हो। हमारे जैसे टैलेंट वाले लड़के को हमारे स्वर्ड पूल होली लैंड में होना चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ पर आकर हमारी ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक और तलवारबाजी की टेक्निक है जिसका नाम जुनटियान एम्परर स्वर्ड है, जो कि हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड की एक बहुत ही एंशिएंट तलवार है जिसको बुला दिया गया है। मिंग भी उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या स्वर्ड पूल होली लैंड वालों के पास वाकई में एक ऐसी तलवारबाजी की टेक्निक है जिसको बुला दिया गया है। एल्डर मो से कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड का नाम स्वर्ड पूल होली लैंड क्यों रखा गया है? हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड की हिस्ट्री है कि हमारे पास एक स्वर्ड पूल है, एक ऐसी पूल, एक ऐसा केव जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी तलवारें दबी हुई हैं। इनमें से काफी सारी ऐसी तलवारें हैं जिन्हें एम्परर्स ने यूज किया है। वहीं पर एक स्पेशल टेक्निक है, एक एक्सकैलिबर, जिसका नाम जुनटियान एम्परर तलवारबाजी की टेक्निक है। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी तलवारबाजी की टेक्निक मिल जाती है तो तुम एक मास्टर बन सकते हो। मास्टर मो की बेटी मो लियान हो भी आगे बढ़ती है और शाओ भाई से कहती है, शाओ भाई प्लीज मेरे साथ आ जाओ, हमारे साथ आओ, वहाँ पर मेरे साथ रह सकते हो। तो जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है, क्या तुम मुझे जरा भी मिस नहीं करते? हम दोनों ने कितना अच्छा टाइम गुजारा था उस होटल में। तो मिंग अभी भी मास्टर मो की बात के बारे में सोच रहा था। मिंग कहता है, मास्टर ने जिस तरह बताया कि वहाँ पर स्वर्ड पूल है, कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं हासिल कर सकता हूँ, मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। अगर जुनटियान एम्परर स्वर्ड मुझे मिल जाए तो जो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, और अगर ये वाली तलवारबाजी की टेक्निक मुझे मिल गई तो इसके बाद मेरे पास टोटल 4 तलवारबाजी की टेक्निक्स हो जाएंगी। अंकल भी अपनी टेलीपैथी को यूज करते हुए शाओ भाई से कहते हैं, शाओ भाई मुझे लगता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ जाना चाहिए। एल्डर मो खुद भी एक मार्शल आर्ट्स के गॉड है और ऊपर से स्वर्ड पूल होली लैंड में इनका स्टेटस काफी ज्यादा हाई है, वहाँ पर तुम्हें रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, इसलिए जल्दी से इनके साथ चले जाओ, वहाँ से काफी कुछ हासिल कर सकते हो। शाओ भाई अपने अंकल की बात सुनने के बाद उनसे कहता है, एल्डर मो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। यानो जल्दी से उसके साथ लिपट जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार तुम हमारे जियांची में आ जाओ, उसके बाद हम दोनों एक साथ होंगे। और साथ ही वो शाओ भाई से कहती है, पिछले कुछ सालों में तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की ताकि तुम अपने आप को मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल तक पहुंचा लिया। तुम मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो ताकि मेरे फादर हमारी शादी के लिए हाँ कर दें। उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, हाँ मैंने मेहनत तो बहुत ज्यादा की है, लेकिन उस सब का ताल्लुक तुमसे जरा भी नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद उसे अपने से दूर हटाते हुए कहता है, लियानो जरा मुझे एक बात तो बताओ, मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन क्यों नहीं बढ़ रही? लियानो से कहती है, मेरी कल्टीवेशन इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। मैं ना तो दिन को खाती हूँ, ना पीती हूँ, और ना ही रात को सोती हूँ, सिर्फ तुम्हारी जादू में खोई रहती हूँ। इसी वजह से मेरा मूड नहीं होता कल्टीवेट करने का। शाम भाई इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, क्या कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए भी मूड की जरूरत होती है? फिर साथ ही वो से कहता, मो लियान हो, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ही जल्दी मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर मार्शल आर्ट्स का गार्ड बन जाऊंगा, और जब मैं मार्शल आर्ट्स का गार्ड बन जाऊंगा तो मेरी एज यहीं पर रुक जाएगी, मैं हजारों साल तक जिंदा रह सकता हूँ। अगर तुम अपनी मार्शल आर्ट्स के इसी लेवल पर रही तो तुम बूढ़ी हो जाओगी, और क्या तुम चाहती हो कि तुम बहुत ही जल्दी बूढ़ी होकर मेरा साथ छोड़ जाओ? मिंग की ये वाली बात सुनते ही वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी, मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती, और जब तुम बहुत ज्यादा जवान होगे एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड बनने के बाद, तब तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ जाएंगी, मैं ऐसा नहीं चाहती। वो जल्दी से अपने डैड के पास आती है और कहती है, डैड से वापस जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाने में मेरी हेल्प करें, उससे मैं रोजाना प्रैक्टिस करूंगी, मुझे बहुत ही जल्दी एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड बनना है। डैड उसके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा जब तुम छोटी सी थी तब से मैं तुम्हें कल्टीवेट करने का कह रहा हूँ, लेकिन तुम हमेशा भाग जाया करती थी, मेरी बात नहीं सुनती थी, लेकिन आज जरा देखो तो सही, शाओ भाई ने तुम्हें सिर्फ एक बार कहा, तुमने उसकी बात को मान लिया, चलो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। वापस जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत सारी टेक्निक सिखाऊंगा ताकि हम लोग तुम्हारी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा सकें। फिर साथ ही अंकल मो आगे बढ़ते हैं और शाओ भाई को थापड़ा लगाते हुए कहते हैं, बच्चे तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, अब तो तुम मुझे पहले से भी ज्यादा पसंद आने लग गई हो, तुमने यहाँ पर मेरी बेटी को समझाकर बहुत ही अच्छा कर दिया है। एक बार तुम्हारे ग्रैंडपा का फ्यूनरल खत्म हो जाए उसके बाद तुम हमारे साथ स्वर्ड पूल होली लैंड में चलना, वहीं पर जाने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाएंगे। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 311 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 312 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर मो मिंग के पास आते हैं और उसे अपने स्वर्ड पूल होली लैंड में इनवाइट करते हैं। वो उसे कहते हैं तुम वहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर तुम्हें तलवारबाजी की काफी सारी टेक्निक्स मिलेगी। वहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम जुनटियान एम्परर टेक्निक है, वो भी मास्टर कर सकते हो। अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल से फारिग होने के बाद हमारे साथ स्वर्ड पूल होली लैंड चलना। तो इस एपिसोड की शुरुआत स्वर्ड पूल होली लैंड से होती है। 3 दिन के बाद मास्टर मो मिंग को यानी कि शाओ भाई को अपने साथ लेकर स्वर्ड पूल होली लैंड में आ जाते हैं।
मास्टर मो मिंग से कहते हैं अगर हम लोग यहाँ पर चारों बड़ी होली लैंड में सबसे ज्यादा पावरफुल होली लैंड की बात करें तो इस वक्त ट्रू ड्रैगन होली लैंड वाले बाकी के सारी होली लैंड से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनकी ये पावर अभी कुछ अर्सा पहले इमर्ज हुई है। इसी वजह से उन सभी के फाउंडेशन ज्यादा डीप नहीं है। जबकि हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड की फाउंडेशन की बात की जाए तो हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड की फाउंडेशन बहुत ज्यादा डीप है। अगर इन चारों होली लैंड को देखा जाए तो हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है, इतनी ज्यादा पुरानी कि ड्वांजन लैंड में कुछ भी नहीं था तब हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड हुआ करती थी। 5 एलिमेंट डायनेस्टी से भी पहले हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड यहीं पर थी। तो मास्टर मो मिंग से कहते हैं यहाँ पर इसी कोर्टयार्ड में तुम यहीं पर अपनी प्रैक्टिस करोगे, आज के बाद तुम यहीं पर रहने वाले हो। फिर साथ ही वो अपने पास से एक चार्ट निकालते हैं और उसे कहते हैं इस चार्ट के अंदर स्वर्ड्स बेसिक लिखे हुए हैं। हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड की तलवारबाजी की टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इन बेसिक्स को सीखना पड़ेगा। इसके अंदर वूजी स्वर्ड कोड है, यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सभी को इसको मास्टर करना पड़ता है। चलो सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करो। मिंग उनसे कहता है मास्टर मो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जुनडियान एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक के बारे में बताया था, तो क्या आप मुझे वो टेक्निक दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है और मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट है। एल्डर मो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो अपने पास से उसी टेक्निक को निकालते हैं और उसे कहते हैं मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम भी जुनडियान तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो। अगर तुम्हारा इरादा इतना ज्यादा बड़ा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इसकी एक कॉपी दे देता हूँ। वो से कहते हैं ये जुनडियान येलो एम्परर तलवारबाजी की टेक्निक की एक कॉपी है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा कि इस तलवारबाजी की टेक्निक को कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एल्डर मो अपने पास से वो कॉपी मिंग को दे देते हैं, तो उन्होंने उसको यहाँ पर अपने स्वर्ड पूल होली लैंड की बेसिक तलवारबाजी की टेक्निक्स और साथ में स्वर्ड पूल होली लैंड की जुनडियान एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक दोनों दे दी है। मिंग उनके सामने झुकते हुए कहता है एल्डर मो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर मो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं, इसी वजह से अब तुम यहीं पर रहकर प्रैक्टिस करो। मास्टर वो के वहाँ से चले जाने के बाद लिनहो आगे बढ़ती है और शाओ भाई से कहती है शाओ भाई क्यों ना आज रात तुम मेरे रूम में रुको। जब से हम दोनों ने वो रात गुजारी है मैं तब से तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, आज रात तुम मेरे साथ ही रुकना। मिंग उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, हम लोग अभी तक शादीशुदा नहीं है। मैं वो साथ ही सोच रहा होता है, अब इसको मैं कैसे बताऊँ कि इसके साथ वो रात मैंने नहीं गुजारी थी, वो तो शाओ भाई ने गुजारी थी। मिंग उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम दोनों का एक साथ एक ही रूम में रहना ठीक होगा। लिनो गुस्से के साथ उसे कहती है जब हम लोग उस होटल में थे तब तो तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मिंग कहता अब मैं इससे अपनी जान कैसे छुड़ाऊं। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है लिनो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं किस बात से डरता हूँ, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों की लाइफ स्पैन में कितना ज्यादा डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड बन जाऊंगा। तुम सिर्फ अभी तक अपने वॉरियर लेवल पर हो, और तुमने जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाया, फिर मैं तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाऊंगा और तुम बहुत ही जल्दी बुढ़ी होकर मर जाओगी। मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ना सिर्फ एक रात के लिए। अगर हम लोग एक रात के लिए भी रुकेंगे तो हमारी कल्टीवेशन लो रह जाएगी। लिनो उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और साथ ही वो शर्माते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है मैं जाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, मैं जाकर प्रैक्टिस करने वाली हूँ। जब तक मैं एक मार्शल आर्ट्स की गार्ड नहीं बन जाती तब तक हम दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। और लिनो भी वहाँ से चली जाती है। मिंग कहता है चलो फाइनली इससे तो जान छुड़वा ही ली। फिर साथ ही वो अपने पास से येलो एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक और साथ में वो चार्ट निकालता और कहता है चलो यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ फायदा हो ही गया, अब मैं अपने मार्शल आर्ट्स के पॉट के अंदर और भी काफी सारी स्किल्स को डाल सकता हूँ। यहाँ पर स्वर्ड पूल होली लैंड की इस बेसिक टेक्निक और साथ में येलो एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को अगर मैंने मास्टर कर लिया तो मेरी मार्शल आर्ट के गुरु लेवल का मास्टर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर मिंग के पास जो स्क्रोल होता है जिसके ऊपर स्वर्ड पूल होली लैंड की बेसिक टेक्निक्स लिखी होती है उन्हीं को पहले मास्टर करने की कोशिश करता है, और इसी दौरान से 5 महीने गुजर जाते हैं। तो 5 महीने वहीं पर प्रैक्टिस करने के बाद तो मिंग यहाँ पर फाइनली अब रेडी है अपने फाइनल मूव को चलने के लिए। यानी क्या वो देखने वाला है कि क्या उसने इस टेक्निक को मास्टर किया या नहीं। पर मिंग के सामने एक पत्ता उड़ता हुआ गिरता है, तो मिंग उस पत्ते को काटने के लिए अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर कट लगाता है, लेकिन उसका कट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सामने से काफी सारे दरख्त भी कट जाते हैं। मिंग कहता है तो फाइनली मैंने स्वर्ड पूल होली लैंड की बेसिक तलवारबाजी की टेक्निक्स को मास्टर कर ही लिया है। मिस्टर मो भी वहीं पर आ जाते हैं और तालियां बजाते हुए से कहते हैं लड़के तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम्हारा टैलेंट तो वाकई में आउट ऑफ चार्ट है। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब मैं स्वर्ड पूल होली लैंड की बेसिक टेक्निक्स को इतनी मुश्किल से समझ पाया था, 3 महीने तो मुझे इसे समझने में लग गए थे, तुमने 5 महीने में इसको अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। जिस हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है और तुम्हारा टैलेंट है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी येलो एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को भी मास्टर कर लोगे। मिंग उनसे कहता है मास्टर आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, येलो एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर करना इतना भी आसान नहीं है। इन दोनों टेक्निक्स में जमीन आसमान का फर्क है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा।
एल्डर मो से कहते हैं अच्छा ठीक है, अब ये सारी बातें छोड़ो और मेरे साथ चलो, हमारे पास जो स्वर्ड पूल है वो ओपन होने वाला है, जो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर जाकर अपनी किस्मत को आजमा, हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हें एक स्पिरिट स्वर्ड मिल जाए। तो मिंग उनके साथ ही चल पड़ता है और चलते हुए उनसे कहता है मास्टर मो, आपको लगता है कि वहाँ पर स्वर्ड पूल के अंदर क्या कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिससे हम लोग स्पेशल स्पिरिट स्वर्ड को हासिल कर सकते हैं? मास्टर मो से कहते हैं नहीं, वहाँ पर ऐसी कोई भी स्पेशल ट्रिक नहीं है, ये तो तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स पर डिपेंड करता है, जितने अच्छे तुम तलवारबाज होगे उतनी अच्छी वहाँ पर तुम्हें तलवार मिलेगी। वहाँ पर तलवार तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगी, बल्कि वो तलवार खुद तुम्हें अपना मास्टर मानेगी, अगर तलवार ने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया तभी वो तुम्हें मिल पाएगी। फिर साथ ही मास्टर मो से कहते हैं जब से हमारे स्वर्ड पूल होली लैंड बना है तब से लेकर अभी तक सिर्फ 57 पीपल ऐसे हैं जो कि स्वर्ड पूल के अंदर जाने के बाद अपनी तलवार को मास्टर कर पाए हैं, यानी कि किसी तलवार ने उन्हें अपना मास्टर माना है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है। और इस बार हमारा स्वर्ड पूल काफी लंबे अरसे के बाद ओपन हुआ है, देखते हैं कि तुम्हारी जनरेशन में से कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको तलवार अपना मास्टर मानती है। मिंग मास्टर मो से कहता है मास्टर मो, आपकी कल्टीवेशन भी काफी अच्छी है, तो आप स्वर्ड पूल में क्यों नहीं गए, शायद आपको भी कोई तलवार मिल जाती। मास्टर मो से कहते हैं मैं वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि जब मैं यंग था तब वो स्वर्ड पूल ओपन नहीं हुआ और स्वर्ड पूल के रूल्स काफी ज्यादा अलग है। पर जितनी भी तलवारें हैं वो सिर्फ यंग टैलेंट यानी कि तुम्हारे जैसे नौजवान बच्चों को ही अपना मास्टर मानती है, मेरे जैसे बुड्ढू को तो वहाँ पर एंटर होने की भी इजाजत नहीं है। तुम ऐसे कह सकते हो कि किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और जब मैं यंग था तब ये स्वर्ड पूल ओपन नहीं हुआ। तो मास्टर मो मिंग को अपने साथ लेकर स्वर्ड पूल के बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर पहले से काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं, वो सारे भी मास्टर मो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर मो यहाँ पर किसको लेकर आए हैं? मास्टर मो मिंग को लेकर स्वर्ड पूल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और मिंग से कहते हैं ये स्वर्ड पूल जहाँ पर इस सोली लैंड से भी पहले का है, जहाँ तक हमारे टियानजान एम्पायर से भी पहले का। वो से कहते हैं इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है। वो से कहते हैं तो मैं तुम्हें बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। हमारी कहानियों के मुताबिक हजारों लाखों साल पहले जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स था। उस यूनिवर्स के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, उस कॉन्टिनेंट को जूजुआन कॉन्टिनेंट कहा जाता था। यहाँ पर हर तरफ मार्शल गार्ड्स हुआ करते थे कि वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उस कॉन्टिनेंट के ऊपर इंसानों का राज हुआ करता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पर अटैक हुआ और वो जॉनजॉन कॉन्टिनेंट पूरे का पूरा बिखर गया, उसके बहुत सारे टुकड़े हुए और उनमें से एक टुकड़ा यहाँ पर आकर गिरा और इस टुकड़े को हम लोगों ने नया नाम दिया जिसको टियानजान कॉन्टिनेंट कहा जाता है और यही से हम सभी लोगों की सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो अगर कहा जाए कि हमारे स्वर्ड पूल होली लैंड उसी दुनिया का एक हिस्सा है जो कि उन लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर रह गए थे, उन्होंने यहाँ पर स्वर्ड पूल होली लैंड को बनाया था। फिर साथ ही मास्टर मो से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि स्वर्ड पूल के अंदर जो पानी है इसको क्या कहते हैं? मिंग कहता है नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मास्टर मो से कहते हैं इसको क्लींजिंग डिवाइन वाटर कहा जाता है और इससे भी एक मार्शल आर्ट्स के मार्शल गॉड ने बनाया था। ये तुम्हारी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए है, न सिर्फ तुम्हारी बॉडी को बल्कि तुम्हारी तलवार की स्पिरिट को भी वॉश करने के लिए ये वाला पॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे मार्शल गार्ड्स ने बैठकर प्रैक्टिस किया है। तो मिंग उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मुझे लगता है कि स्वर्ड पूल के अंदर मुझे काफी कुछ मिल सकता है, क्योंकि जब हमारा ये कॉन्टिनेंट अपनी शुरुआत में बना था यानी कि एक बड़ा सा टुकड़ा जहाँ पर आकर गिरा था, तो बहुत सारे ऐसे मार्शल गार्ड्स थे जो बहुत ज्यादा जख्मी थे और बहुत सारे मार्शल गार्ड्स मारे गए और उनके पास बहुत ही पावरफुल तलवारें थी और वो सारी की सारी स्पिरिट वेपन्स थे। वो सारे वेपन्स इसी स्वर्ड पूल के अंदर चले गए हैं। मुझे तो लगा था कि स्वर्ड पूल होली लैंड में आकर या तो मुझे सिर्फ ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक मिलेगी और या फिर अब नई येलो एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो इस पूल के अंदर काफी सारे स्पिरिट वेपन्स हैं। अब अगर इस स्वर्ड पूल के अंदर जाने के बाद मुझे कोई तलवार अपना मास्टर मान लेती है तो हो सकता है कि वो मेरी इन दोनों तलवारबाजी की टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल तलवार हो। मास्टर मो से कहते हैं हमारे जो स्वर्ड पूल होली लैंड के पहले एंसेस्टर हुआ करते थे जिन्होंने इसका नाम स्वर्ड पूल होली लैंड रखा, उनको भी इसी स्वर्ड पूल के अंदर से एक तलवार मिली थी जिसने उन्हें अपना मास्टर मान लिया। उसके बाद हमारे मास्टर स्वर्ड पूल होली लैंड के पहले पैट्रियार्च बने और उस तलवार को हासिल करने के बाद उन्होंने बहुत सारी ग्रेट अचीवमेंट्स को हासिल किया। फिर साथ ही मास्टर मो से कहते हैं चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, स्वर्ड पूल ओपन होने वाला है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 312 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 313 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड को अगर आप भूल चुके हैं तो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। हमारा मिंग मास्टर वू के साथ स्वर्ड पूल के ऊपर जाकर खड़ा होता है क्योंकि बहुत ही जल्दी स्वर्ड पूल ओपन होने वाला है और वहाँ से उसे एक स्पिरिट स्वर्ड मिलेगी। लेकिन वो स्पिरिट स्वर्ड अगर मिंग को अपना मास्टर मानेगी तभी वो स्पिरिट स्वर्ड उसे मिल सकती है। स्वर्ड पूल के अंदर काफी सारी स्पिरिट स्वर्ड्स हैं, लेकिन उनको हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पर स्वर्ड पूल होली लैंड के काफी सारे लड़के होते हैं जो कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए खड़े होते हैं। लास्ट एपिसोड के
लास्ट सीन के ऊपर। तो लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन के ऊपर स्वर्ड पूल ओपन हो रहा होता है। तो मास्टर मो मिंग से कहते हैं बहुत ही जल्दी स्वर्ड पूल ओपन हो जाएगा, तुम्हें भी इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो स्वर्ड पूल ओपन हो गया है और इस एपिसोड की शुरुआत में वो सारे बच्चे जो कि वहाँ पर इंतजार कर रहे थे वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं स्वर्ड पूल ओपन हो चुका है, चलो जल्दी से चलते हैं और अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं, जो भी वहाँ पर पहले जाएगा उसे सबसे अच्छी तलवार मिलेगी। तो वो सभी बच्चे जंप करते हुए स्वर्ड पूल के अंदर जंप लगा देते हैं। हालांकि स्वर्ड पूल के अंदर ग्रे मैटर है, यानी कि वाटर टाइप की कोई चीज है, लेकिन वो सारे के सारे उसके अंदर नहीं जा पाते, वो उसके ऊपर ही जाकर खड़े हो जाते हैं, वो पानी के अंदर नहीं डूबते। वो सारी हैरान होती है और कहते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर हम लोग इस स्वर्ड पूल के अंदर डूब क्यों नहीं रहे, क्योंकि अगर वो स्वर्ड पूल के अंदर जाएंगे तभी तो उन्हें कोई स्पिरिट स्वर्ड मिल पाएगी। मुझे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मास्टर से कहता है मास्टर मो यहाँ पर रो क्या रहा है, ये सारे स्वर्ड पूल के अंदर जा क्यों नहीं पा रहे। मास्टर मो से कहते हैं हमारे स्वर्ड पूल की यही तो खासियत है, यहाँ पर हर कोई अंदर नहीं जा सकता, जिसको स्वर्ड पूल अपने अंदर आने देता है सिर्फ वही अंदर जा सकता है। फिर साथ ही मास्टर मो मिंग को भी अंदर की तरफ धक्का देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से जाओ। तो मिंग बेचारा भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है मास्टर मो मैंने अभी इसको क्लियरली वॉच भी नहीं किया, मैं तो अभी खड़ा होकर देख रहा था, आपने मुझे अंदर फेंक दिया। मिंग ऊपर से चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा होता है और जैसे ही वो उस पानी में गिरता है वो धड़ाम से करके पानी के अंदर चला जाता है। बाकी के सारे बच्चे देखने वाले वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है, ये अचानक से पानी के अंदर कैसे चला गया, कि स्वर्ड पूल ने इससे अपने अंदर आने दिया और हमें नहीं आने दिया। ये तो मास्टर मो का स्टूडेंट है, लगता है कि इसकी तलवारबाजी की स्किल्स हमारे स्किल्स से काफी ज्यादा बेहतर है, इसी वजह से स्वर्ड पूल ने इसे अपने अंदर आने दिया है। हमारा मिंग स्वर्ड पूल के उस पानी के अंदर चला गया है, वो पानी के अंदर डूबता हुआ जा रहा होता है। मिंग कहता है लगता है कि मैं एक दूसरी दुनिया के अंदर आ गया हूँ। तो वहीं पर स्वर्ड पूल के अंदर एक छोटी दुनिया होती है और उस छोटी दुनिया के सेंटर में एक एरिना होता है जहाँ पर मिंग को फाइट करना पड़ेगी। तो मिंग कहता है लगता है कि यहाँ पर मुझे किसी इम्प्रिंट से फाइट करना पड़ेगी। तो उसी वक्त वहाँ पर उसके सामने एक इम्प्रिंट बनता है जिसके हाथ में एक तलवार होती है। ये इम्प्रिंट फर्स्ट लेवल का होता है। वो उसे कहता है मैं यहाँ पर फर्स्ट लेवल का तलवारबाजी का मास्टर हूँ, तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। तो मिंग भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे अपना नाम बताता है और कहता है चलो ठीक है तुमसे फाइट करते हैं। मिंग कहता है लगता है कि यही वो टेस्ट है जिसे मुझे पास करना होगा, उसी के बाद मुझे स्पिरिट स्वर्ड मिलेगी। उसके सामने जो फर्स्ट लेवल का स्वर्ड स्लेव आता है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर काफी सारे लाइट की स्ट्राइक्स करता है। मिंग कहता है इसकी ये वाली टेक्निक तो काफी ज्यादा स्पेशल है, इसने अपनी तलवार को सिर्फ एक बार घुमाया है और इसने हजारों छोटे छोटे लाइट क्रिस्टल्स बना लिए हैं। मिंग ने अपने पास से अपनी जांटियन आयरन की तलवार को निकाला होता है और कहता है लेकिन मेरे सामने ये वाली टेक्निक बिल्कुल बेकार है। मिंग बड़ी स्पीड के साथ अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए उसके सारे लाइट क्रिस्टल्स को अवॉइड करता है, उसके करीब पहुंच जाता है और अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। तो मिंग ने यहाँ पर फर्स्ट लेवल स्लेव को हरा दिया है। फर्स्ट लेवल स्लेव उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हराकर मुझे एक नया लेसन सिखाने के लिए। अब मेरे बाद एक सेकंड लेवल का स्लेव मास्टर आएगा और तुमसे फाइट करेगा। तो मिंग उस फर्स्ट लेवल के क्लोन से पूछता है यहाँ पर टोटल कितने ज्यादा लेवल्स हैं, मुझे कितने ज्यादा को हराना पड़ेगा, तब जाकर मैं स्पिरिट स्वर्ड को देख पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर सारे लेवल्स को हराना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेवल का स्वर्ड स्लेव उसे कहता है यहाँ पर टोटल 9 स्वर्ड स्लेव लेवल्स हैं, तुम्हें 9 स्लेव्स को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम स्पिरिट वेपन को देख पाओगे। लेकिन स्पिरिट वेपन उसके पास अपनी स्पिरिट होती है, वो तुम्हें अगर अपना मास्टर मानेगा तभी तुम उसको यूज कर पाओगे, वरना तुम्हें हाली हाथी यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो तुम्हारा यहाँ पर 9 स्लेव्स को हराना बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर स्पिरिट स्वर्ड ने तुम्हें अपना मास्टर नहीं माना। तो साथ ही वो स्वर्ड स्लेव वहाँ से गायब हो जाता है और मिंग से कहता है अब मैं यहाँ पर सेकंड लेवल पर अपग्रेड होने वाला हूँ, फिर तुम्हें मुझे हराना होगा। यहाँ पर मिंग अपने नेक्स्ट वाले के साथ फाइट करता है। इसी तरह उसके सामने लेवल्स आते जाते हैं और मिंग उन सारे लेवल स्वर्ड्स के मास्टर के साथ फाइट करता जाता है। उसके सामने जितने क्लोन्स आते हैं वो उन सभी के साथ फाइट करता है, क्योंकि आगे आगे जब लेवल बढ़ता जाता है तो उनकी फाइटिंग एबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर मिंग को उन सभी के साथ डिटेल फाइट में नहीं दिखाया जाता, वो बस अपनी तलवार को घुमाता है और उन सभी को मारता जाता है। जहाँ पर मिंग इन सारे लेवल स्लेव्स के साथ फाइट कर रहा है वहीं पर हमें एक स्पिरिट वेपन को भी दिखाया जाता है, एक नहीं बल्कि 2 स्पिरिट वेपन्स। हो सकता है ये 2 तलवारें हों जिनकी 2 अलग अलग स्पिरिट्स हैं, या फिर हो सकता है ये एक ही तलवार हो जिसकी 2 स्पिरिट्स हैं। एक लड़का लड़की होती है जो कि स्पिरिट्स हैं, वो उस मिंग को देख रही होती है इन सारे क्लोन्स के साथ फाइट करते हुए। तो उस छोटी लड़की का नाम इनविंसिबल स्वर्ड है जबकि लड़की का नाम वू शेंग जियान है। वू शेंग जियान इनविंसिबल स्वर्ड से कहता है क्या तुम इसी लड़के को अपना मास्टर चुनना चाहती हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेकिन मुझे इसे देखकर कुछ भी स्पेशल नहीं लगता, इसकी कल्टीवेशन भी काफी लो है, मुझे नहीं लगता कि ये 8th लेवल के स्वर्ड स्लेव को भी हरा पाएगा। इनविंसिबल स्वर्ड उसे कहती है वू शेंग जियान मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जैसे ये लड़का यहाँ पर स्वर्ड पूल होली लैंड में आया था 6 महीने पहले, मैंने उसी वक्त इसको सेंस कर लिया था, मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल है। हालांकि इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, ये अभी सिर्फ मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल पर है, लेकिन फिर भी इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके हर लेवल के साथ बहुत ज्यादा हार्डशिप जुड़ी हुई है। इसके अलावा
अलावा इसके पास इतनी ज्यादा कल्टीवेशन टेक्निक्स है कि इसने अपने एम्प्टीनेस वाले पॉट को भी भरा हुआ है। इसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वाकई में एक मार्शल आर्ट्स का गुरु है, बाकी के सारे मार्शल आर्ट्स के गुरु की तरह नहीं है जिनके पास उनका पॉट एम्प्टी होता है। मैंने इस तरह का वॉरियर तो 5 एलिमेंट डायनेस्टी से भी पहले कभी नहीं देखा। वो शेंग जियान उसे कहता है इनविंसिबल स्वर्ड, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुम यहाँ पर स्वॉर्ड होली लैंड की 3 सबसे बेहतरीन तलवारों में से एक तलवार हो, तुम्हें इसको फॉलो करने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत ज्यादा वीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर स्वॉर्ड होली लैंड में रहना चाहिए और हमेशा आजाद रहना चाहिए, किसी का गुलाम बनकर क्या मिलेगा। इनविंसिबल स्वर्ड उसे कहती है हम लोग कितने सालों से यहाँ पर फंसे हुए हैं, तुम्हें पता है कि हम लोग अपने आप से आजाद नहीं हो सकते। बात ठीक है कि हमारे पास अपनी स्पिरिट्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हायर लेवल्स को अचीव नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई मास्टर ना हो। अगर हमें ब्रेक थ्रू करके अपनी स्पिरिट लेवल को आगे बढ़ाना है तो फिर हमें अपने एक मास्टर की जरूरत पड़ेगी, और मैंने इसको अपने लिए मास्टर चुना है। इनविंसिबल स्वर्ड वू शेंग जियान से कहती है अगर ये लड़का यहाँ पर 9 स्लेव मास्टर को भी हरा देता है तो मुझे लगता है कि हम दोनों को इसे अपना मास्टर चुन लेना चाहिए, और इसी के साथ हम लोग अपना लेवल अप करेंगे और आगे ग्रो करेंगे। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। वू शेंग जियान उसे कहता है नहीं, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि सिर्फ यही एक लड़का नहीं है जो कि एक जीनियस है, इसके अलावा एक और लड़का है जो कि इससे भी ज्यादा बड़ा जीनियस है, उसकी क्वालिफिकेशंस तो इससे भी ज्यादा अच्छी हैं। इनविंसिबल स्वर्ड उसे कहती है अब वो कौन सा लड़का है, कहीं तुम उस जूडू हांग के बारे में तो नहीं बात कर रहे जिसने यहाँ पर स्वॉर्ड पूल के ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को सीखने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा जूडू हांग वो तो 6 लेवल के स्वॉर्ड स्लेव को भी नहीं हरा पाएगा। वू शेंग जियान उसे कहता है मुझे वो लड़का इसलिए पसंद है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट है, किसी को भी मार सकता है, और इस तरह का फाइटिंग स्टाइल मेरे लिए सूटेबल है कि मेरे पास जो मार्शल गार्ड लेवल की तलवारबाजी की टेक्निक्स हैं वो उस लड़के के लिए परफेक्ट है। और रही बात उस लड़के की स्पिरिट राम की, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे वाले लड़के से तो उसका लेवल काफी हाई है। इनविंसिबल स्वर्ड हंसते हुए उससे कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर देखते हैं कि हम दोनों में से किसकी सोच ज्यादा बेहतर है। हम दोनों ने यहाँ पर इन दोनों को अपने लिए मास्टर चुनने का फैसला किया है, तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। तो लगता है कि हमारी नेक्स्ट एपिसोड में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं सभी लोग, रिवेंज सीकर के एपिसोड 314 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा मिंग जो कि अभी शाओपाई की बॉडी में है वो स्वॉर्ड पूल के अंदर जा चुका है, और वहाँ पर जाने के बाद उसने वहाँ पर जाकर स्वॉर्ड स्लेव्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर टोटल 9 लेवल के स्वॉर्ड स्लेव्स आएंगे। अगर उसने उन सभी को हरा दिया कोई ना कोई डिवाइन तलवार उसको मिल जाएगी। यहीं पर हमें 2 स्पिरिट वेपन्स को भी दिखाया जाता है, पर 2 छोटे लड़का लड़की होते हैं, वो दोनों तलवारें हैं। लड़की का नाम इनविंसिबल स्वर्ड है जबकि लड़के का नाम वू शेंग जियान है, और यहाँ पर स्वॉर्ड पूल होली लैंड की टॉप 3 स्पिरिट स्वर्ड्स में से 2 हैं। यहीं पर हमारी इस एपिसोड की शुरुआत में मिंग का सीन दिखाया जाता है। मिंग उन क्लोन्स के साथ फाइट कर रहा होता है। मिंग क्लोन्स के साथ फाइट करते हुए काफी आगे तक पहुंच जाता है। वहीं पर वो आखिरी वाले क्लोन को हराता है क्योंकि 8th लेवल का क्लोन होता है, यानी कि उसके पीछे 7 क्लोन्स को वो हरा चुका है, और अब उसने यहाँ पर 8वें क्लोन को हराया है। मिंग कहता है इसको हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल था, कि इसके बाद जो वाला क्लोन आएगा यानी कि 9th नंबर वो तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मिंग कहता है हालांकि मुझे यहाँ पर फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई है, लेकिन फिर भी मुझे काफी कुछ हासिल हुआ है। यहाँ पर मैंने अपनी यांटियान व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को अपने 2nd लेवल तक अनलॉक कर लिया है। अफसोस की बात यह है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा प्रैक्टिस करके इसको 3rd लेवल तक अनलॉक नहीं कर सकता, क्योंकि 3rd लेवल तक इसको अनलॉक करने के लिए मेरा मार्शल आर्ट्स का सेंट होना लाजमी है। थोड़ी देर के बाद मिंग के पास 9th लेवल का क्लोन भी आ जाता है जिसके साथ उसने फाइट करनी है। तो 9th लेवल का क्लोन यहाँ पर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की पावर को यूज कर रहा है और उसके पास उसकी तलवार है। मिंग से कहता है एक काफी लंबे अरसे के बाद मेरे सामने कोई अपीयर हुआ है जो कि मुझसे फाइट कर सकता है, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी कोई भी 9th लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया, तो सभी लोग पहले ही हार जाते हैं। मैं यहाँ पर 9th लेवल का स्वर्ड स्लेव हूँ, प्लीज मेरे साथ फाइट करो और मुझे इनलाइटन करो। मिंग उसे कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर फाइट करते हैं और देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 9th लेवल का स्वर्ड स्लेव काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा तेज भी होता है। वो बड़ी स्पीड के साथ मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मिंग जो कि अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी तलवार मिंग की आंख के करीब आकर पहुंच जाती है। से मिंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उसे पीछे की तरफ झटक देता है, ताकि मिंग भी उसकी स्पीड से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। एक तरफ से मिंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ से 9th लेवल का स्वर्ड स्लेव अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। मिंग यहाँ पर अपनी व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर रहा है। उसके सामने वाला क्लोन उसकी व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। साथ ही मिंग यहाँ पर अपनी लॉन्ग शाओपाई की स्पेशल टेक्निक यानी कि
फायर थंडर टेक्निक को यूज करता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे काफी सारी फायर और इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। लेकिन वो वाला क्लोन उसके इस अटैक को भी अवॉइड कर लेता है, क्योंकि उसके पास वाटर को कंट्रोल करने की पावर है। अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके अटैक को सेंटर से काट देता है, लेकिन मिंग अपनी स्पीड को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। पीछे वाली साइड से फिर से अपनी फ्लेम थंडर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन क्लोन भी जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हुए उसकी तलवार के साथ अपनी तलवार को ब्लॉक करता है। 9th लेवल का क्लोन मिंग की तारीफ करते हुए कहता है, योर हाइनेस, आपके पास तो काफी सारी तलवारबाजी की टेक्निक है। आपने व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को सीखा है और उसके साथ ज़ूशेन तलवारबाजी की टेक्निक को भी मास्टर किया है। तलवारबाजी की टेक्निक्स के मामले में तो आप काफी ज्यादा महान हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास तलवारबाजी की टेक्निक्स है और स्ट्रेंथ नहीं है तो इसका मतलब तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगे। तो ये वाली दोनों टेक्निक्स के बारे में मुझे पहले से पता है। मिंग उसे कहता है, अगर ऐसी बात है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ यही तलवारबाजी की टेक्निक्स हैं? और यहीं पर मिंग अपनी तलवार को घुमाता है तो वो ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर देता है। मिंग उसे कहता है, तुमने मेरी तलवारबाजी की टेक्निक की तारीफ की, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही तलवारबाजी की टेक्निक्स नहीं है, तो देखो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। तो यहीं पर इनविंसिबल स्वर्ड की तरफ दिखाते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये लड़का तो व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को जानता है, उसके साथ साथ ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को भी जानता है। मुझे लगता है कि इस लड़के का मकसद दुनिया में जो 5 एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक्स हैं उन सभी को एक साथ मास्टर करना है। मुझे इससे ज्यादा अच्छा मास्टर कहीं पर नहीं मिल सकता, तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसी लड़के को अपना मास्टर चुनने वाली हूँ। तो मिंग अपनी तलवार को घुमाते हुए ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक से 9th लेवल के क्लोन के ऊपर अटैक करता है। क्लोन भी कहता है, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि किसी ने 2 एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक्स को एक साथ मास्टर किया है। हालांकि ये दोनों ही टेक्निक्स काफी अर्सा पहले लुप्त हो चुकी हैं। मिंग यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक एम्परर दोनों की तलवारबाजी की टेक्निक्स को मिक्स करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। उसकी स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। मिंग उसके ऊपर स्लैश लगाने के बाद आगे गुजर जाता है। क्लोन की तलवार भी टूट जाती है और उसका कंधा भी कट जाता है। वो क्लोन कहता है, योर एक्सीलेंसी, आपने यहाँ पर जो तलवारबाजी की टेक्निक्स और स्किल्स दिखाए हैं वो मेरी रीच से बहुत ज्यादा आगे के हैं। मैं तो इस लेवल तक पहुँच भी नहीं सकता। मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस तरह की तलवारबाजी की टेक्निक्स दिखाने के लिए। साथ ही वो क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है। मिंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त सामने से एक और तलवार उड़ती हुई आती है और उसके ऊपर अटैक होता है। मिंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसका ब्लॉक करता है। ये इनविंसिबल स्वर्ड होती है। इनविंसिबल स्वर्ड की स्पिरिट भी वहाँ पर आती है और उसे कहती है, मैं इनविंसिबल स्वर्ड की स्पिरिट हूँ और मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आए हो, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर चुनना चाहती हूँ। क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो? क्या तुम मुझे अपनी तलवार बनाना चाहते हो? इनविंसिबल स्वर्ड काफी ज्यादा खुश होती है और मिंग से कहती है, क्या मैं तुम्हें चाहिए? मिंग उसे कहता है, मुझे तुम्हारे लेवल के बारे में नहीं पता, लेकिन चाहे तुम्हारा लेवल क्या भी हो, मुझे यहाँ पर एक स्पिरिट स्वर्ड चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर स्वर्ड पूल में स्पिरिट वेपन ही तो लेने के लिए आया हूँ। इनविंसिबल स्वर्ड भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, आज से तुम मेरे मास्टर हो। मेरा लेवल जहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। स्वर्ड पूल होली लैंड में जो 3 सबसे बेहतरीन स्पिरिट स्वर्ड्स हैं, मैं उन तीनों के बराबर हूँ, यानी कि हम तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल तलवारबाजी की टेक्निक्स हैं। यहाँ पर मेरे अलावा एक वू शेंग जियान है और एक लियान जियान है। टोटल 3 तलवारें हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। फिर साथ ही वो मिंग से कहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी की तलवारों के जो मास्टर हूँ उनसे मेरा मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। वो मिंग से कहती है, मास्टर कहीं मैंने कुछ गलत बात तो नहीं कह दी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ और इसके लिए मेरे मास्टर को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मिंग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। वैसे भी मेरा प्लान यही है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स का गार्ड बनना। इनविंसिबल स्वर्ड भी मिंग की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मिंग उसे कहता है, अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें रिफाइन कैसे करूं। वो जल्दी से मिंग के माथे के अंदर चली जाती है और उसे कहती है, तुम्हें मुझे रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद मैं तुम्हारे डिवाइन सी के अंदर रहूंगी और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हुआ करेगी तो मैं बाहर आ जाऊंगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 314 का एंड होता है।